Welcome again. Huh? IUCN classification of protected area. There are 6 categories. Category number 1 divided into 2 parts. 1A and 1B. Next, category 1, category 2, category 3, category 4, category 5, category 6. Category 1. Write down in category 1 strict nature reserve. इसके अंदर है strict nature reserve. Strict nature reserve, right? ये सिर्फ mainly for science research. इनको सिर्फ साइंस रिसर्च के लिए इनको ओपन करते हैं, अदरवाइज आप और हम या नहीं जा सकते. मेनली फॉर साइंस रिसर्च. और कैटेगरीज बी 1B ये भी जो नेचर रिजर्व हैं, जैसे वाइल्डर या वाइल्ड एरियाज या वाइल्डरनेस एरिया बोलते हैं इसे. वैसे वाइल्डरनेस एरिया है ना, ये आप लोग वाइल्ड एरिया से आई थिंक आप लोग ये समझेंगे कि वाइल्ड कंप्लीट उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वाइल्डरनेस एरिया लिख लीजिए. वाइल्डरनेस एरिया ये 1B के अंदर है. कैटेगरी नंबर 2 ये इकोसिस्टम प्रोटेक्शन और रिक्रिएशन के लिए यूज होता है. तो इसके अंदर आता है नेशनल पार्क. जितना भी वर्ल्ड वाइड नेशनल पार्क है ना, वो कैटेगरी 2 के अंदर आएगा, है ना. इफ यू वांट टू राइट डाउन तो आप लोग लिख सकते हैं इकोसिस्टम प्रोटेक्शन और रिक्रिएशन. मैनेज्ड मेनली फॉर इकोसिस्टम. इसके अंदर ये मैनेज क्या करता है, IUCN का रोल क्या है ना. तो IUCN का देखिए, इसके अंदर रोल IUCN का क्या है, रिसर्च के लिए. इसमें भी रिसर्च के लिए काम करता है. तो फर्स्ट कैटेगरी में रिसर्च के लिए काम करता है. सेकेंड कैटेगरी जिसके अंदर नेशनल पार्क है, इसमें क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है. किसका, इकोसिस्टम और रिक्रिएशन, है ना. मेनली जो इसका फंक्शन है, मैनेज्ड मेनली फॉर इकोसिस्टम एंड रिक्रिएशन, राइट. कैटेगरी 3 में क्या है, कैटेगरी 3 के अंदर है जो नेचुरल फीचर्स हैं. नेचुरल फीचर्स, किसी एरिया के जो नेचुरल फीचर हैं, इनको चेक किया जाता है कि नेचुरल फीचर क्या है उसके अंदर. और कैटेगरी 4 में किसको रखा गया है, नेचुरल हैबिटाट या राइट डाउन हैबिटाट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया, राइट. कैटेगरी 5 के अंदर किसको रखा गया है, जो प्रोटेक्शन है लैंडस्केप एरिया या सीस्केप एरिया. कैटेगरी 6 में किसको रखा गया है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्स आपके सामने आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कितना भी यूज, ऐसा नहीं है, ठीक है. सस्टेनेबल यूज, यू कैन राइट प्रोटेक्शन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स. दीज आर 6 कैटेगरीज, राइट. नेशनल पार्क की बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, नेशनल पार्क, है ना. और जो SDG 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल है ना, सस्टेनेबल गोल कहाँ है, कम्युनिटीज से रिलेटेड. देखिए एक चीज और समझिएगा, आप लोगों को इनको अगर ये आप लोग को लर्न हो जाए तो इट्स वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, है ना. अगर इनको कर सकते हैं आप लोग तो कर लीजिएगा. फर्स्ट 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और एक हमारे लिए 13 इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन. G20 इसी पर बेस्ड था, क्लाइमेट एक्शंस पर, ठीक है. आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं. जीरो हंगर, गुड हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन, ये 3 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अभी आप लोगों ने देखा होगा जेंडर इक्वलिटी का वो चल रहा है ना. ये सब देखिए, जब से ये चीजें आई हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, कोई आपको और हमारे लिए नहीं है ये चीजें, ये वर्ल्ड वाइड है. अब ठीक है, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है, तो वो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंडिया पर दिखता है. चाइना पर भी दिख रहा है, लेकिन चाइना की कोई न्यूज बाहर नहीं है, और इंडिया की सब न्यूज जानते हैं आप लोग, आप भी जानते हो, और पूरा वर्ल्ड जानता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड चलती है ना. तो इनमें से देखिए सब पर काम कर रहे हैं हम लोग,
अगर SDG 17 का एक बड़ा वो देखेंगे आप लोग, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इंडिया में। SDG 17 जो काम कर रहा है वो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होगा, है ना। लेकिन इसका कंप्लीट जो वर्क है वो चल रहा है लखनऊ से। कभी आप लखनऊ जाएं तो लखनऊ में एक बिल्डिंग पर, एक बड़ी बिल्डिंग है लखनऊ के अंदर, मतलब यहाँ जितना तो हाइट नहीं होगा उनका, लेकिन काफी अच्छी बिल्डिंग है वो। उस पर है ना 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो अलग से शो किए हुए हैं। वो ऑफिस है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, लेकिन सब काम कहां से हो रहा है? वो लखनऊ से हो रहा है इसका। इंडिया सब पर काम कर रहा है अभी, ठीक है। इंडिया ये सब पर काम कर रहा है। आपको भी इसके लिए थोड़ा सा अगर आप लोग को लर्न होता है तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, राइट सर। ये हमारी कैटेगरीज है, ये हमारा पार्ट है। देयर आर 6 कैटेगरीज जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 6 क्लासिफिकेशंस है। कौन सी कैटेगरी क्या काम कर रही है? या नेशनल पार्क, यहां WSL भी लिख सकते हो, जो WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। यहां BSR भी लिख सकते हो। जितना भी प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कैटेगरी 2 के अंडर आता है। अगर मैं बात करूं इंडिया में कौन से आर्टिकल के थ्रू नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करते हैं? कौन सा सेक्शन है? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन से सेक्शन के थ्रू आया है? पॉलिटी हुआ होगा, सेक्शन 35 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आया था, ठीक है। इंडिया प्रोटेक्शन कर रहा है ऐसे। ये तो वर्ल्ड वाइड की कैटेगरीज है ना। चलिए इससे आगे बात करते हैं सर। प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, हेडिंग डालें, प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। देखिए मैं आप लोगों से जो डिस्कशन करने वाला हूं, जो अब लिखेंगे ना हम, ये सब हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सब कंजर्वेशन का पार्ट है। मैंने क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक आप लोगों ने सर्च किया होगा। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो इंडिया में कहां है? अंडमान निकोबार। कितना है? 97। प्रोटेक्टेड एरियाज सबसे पहले नेशनल पार्क, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है इंडिया का, कंजर्वेशन रिजर्व जिसे BSR हम लोग बोलते हैं, कम्युनिटी रिजर्व। देखिए ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे आप लोगों से, है ना। जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं जस्ट लाइक जू, बॉटनिकल गार्डन, है ना, इस टाइप की चीज। हम बायोडाइवर्स रिजर्व को जो है, बायोस्फीयर रिजर्व है या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, उनको अलग से पढ़ेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग मोस्टली देखते हो, टाइगर रिजर्व और देखा होगा आप लोगों ने, सुनना होगा ना। इंडिया में कितना टाइगर रिजर्व है? 54 टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर। और अगर आप लोग जिद करेंगे कि सर नहीं, तो हम लोग एलिफेंट रिजर्व भी आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ये डिस्कशन हो गया तो आई थिंक आप लोगों का जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। लेजिस्लेशन पावर किसका है, किसके पास है, किस एक्ट के थ्रू आप लोग काम कर रहे हो, टोटल एरिया कितना है, क्या उसको कोऑर्डिनेट करता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसके कैरेक्टर है, ठीक है, वो सब मैं आप लोगों से यहां डिस्कशन करूंगा। और आई थिंक दैट इज इनफ, ठीक है। विद फिगर करेंगे, अगर हमारे पास यहां मैप फॉर्मेट हो जाती है तो विद मैप मैं आप लोगों के सामने शो करूंगा, ठीक है सर। तो लेजिस्लेशन गवर्निंग प्रोटेक्टेड एरिया, ये इंडिया का जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया है ये किसके अंडर काम करता है? सबसे पहली बात तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया इंडिया में, ये उसके अंदर काम करता है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सिर्फ ये काम करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, वो भी उसी के अंदर काम करता है। एनवायरमेंट एक्ट वो भी उसी के अंदर काम करता है, ठीक है। तो राइट डाउन न्यू हेडिंग, लेजिस्लेशन गवर्निंग प्रोटेक्टेड एरियाज, दिस इज द हेडिंग। नाउ राइट डाउन, द प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड गवर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। राइट डाउन सब हेडिंग, इम्प्लीमेंटेशन या implementation of this act is further complemented by other act
such as number 1 Indian Forest Act 1927, Forest Conservation Act 1980, Environment Protection Act 1986, Biological 1986, Biological Diversity Act 2002, और क्लास और लिख लें, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Act 2006, राइट सर। टोटल प्रोटेक्शन एरियाज क्या कितना है? 998, और टोटल एरिया 5.28%। ठीक है सर, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब चलिए बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में बात करेंगे। राइट नाउ राइट डाउन सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चलिए नाउ राइट डाउन। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है? 5, 6, 7। क्या काम है इनका? अभी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नेशनल पार्क में प्रमोट किया है ना। आप लोग सुनते हो कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अब इसको नेशनल पार्क हम लोगों ने बना दिया। जैसे गोवा के अंदर है, वो नेशनल पार्क है लेकिन वो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, अब उसको हम लोगों ने प्रमोट कर दिया इन वाइल्ड लाइफ, इन नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का काम क्या होता है बताइए एक बार। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन के बारे में जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो बताएंगे अभी आप लोगों को, है ना। बहुत कुछ है जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अभी बहुत कुछ है, लेकिन इसके बाद आप लोग रियलाइज करेंगे कि हाँ, फिर आपके पास बहुत कुछ होगा। ठीक है, और ईवीएस से, एनवायरमेंट से क्वेश्चन दोनों टाइम आप लोग देखते हो, पीटी के अंदर भी देखते हो और मेंस में भी देखते हो। और ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये पीटी का पार्ट भी और मेंस का पार्ट भी है। ठीक है सर, राइट डाउन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना आप लोग बार बार सिर्फ ये लिखें। ठीक है सर, मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलूंगा, आप लोग WLS से लिखेंगे। ग्रेजिंग एंड फायरवुड कलेक्शन बाय ट्राइबल्स आर अलाउड। कलेक्शन बाय ट्राइबल्स, राइट, पता चला होगा, यानी आपके और हमारे लिए नहीं है, ये ट्राइबल्स के लिए। गुड। सेटलमेंट इज नॉट अलाउड in the wildlife sanctuary. It is, next point, it is for the protection of wild animals. It is for the protection of wild animals. Next, in wildlife sanctuaries, hunting or fishing activities are banned या oblique, strictly controlled. It is maintained by the state government. There are 5, 6, 7 wildlife sanctuaries in India and covering 1,25,564.86 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये डाटा इंक्रीज डिक्रीज ये आपको थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ये कभी कोई नई जो है WLS फॉर्म हो गया या किसी को हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस किया, तब आप लोग का वेरी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड हैव 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नाउ राइट डाउन नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क नो राइट्स आर अलाउड। जो राइट्स आर अलाउड, कोई भी टाइप का आपका राइट्स जो है वो कोई अलाउड नहीं है वहां। ठीक है, सेटलमेंट से लेकर, है ना, नो अलाउड। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, नो ग्रेजिंग, नो फायरवुड कलेक्शन इज अलाउड इन इट। ठीक है, जैसे ट्राइब्स के लिए अलाउड था ना, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर अलाउड नहीं है, सिर्फ एक आदमी के लिए अलाउड है। बताइए किसके लिए अलाउड है? पुष्पा के लिए अलाउड है सर, बाकी किसी के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। कोर जोन ऑफ नेशनल पार्क, यहां जाना किसी के लिए अलाउड नहीं है, कोई भी हो चाहे।
इसके सराउंडिंग एक एरिया होता है, दैट इज बफर जोन. बफर जोन इज व्हाट, कि कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, जस्ट लाइक एजुकेशन, रिसर्च, टूरिस्ट, ये कुछ एक्टिविटीज अलाउड है. और इसका जो आउट एरिया होता है दैट इज ESZ, इको सेंसिटिव जोन. यहां कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं. टूरिस्ट, हम टूरिस्ट जो है यहां तक जा सकते हैं. मेन जो नेशनल पार्क का कोर है वहां हमने कभी नहीं आते. आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक शूटिंग देखी होगी, 14 Feb 2019 आई थिंक, है ना. इंडियन प्राइम मिनिस्टर, नैनीताल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहां एक शूटिंग चल रही थी, है ना. वो है ना, क्या नाम उनका, हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड, जो बेयर ग्रिल्स है ना, उनके साथ एक मीटिंग चल रही है, एक शूटिंग थी वो वहां की. तो वो शूटिंग या जो भी एरिया है वो यहाँ होता है, बफर जोन. ठीक है, ये नेशनल पार्क का जो कोर है यहाँ अलाउड ही नहीं है. ये हाईली डेंजरस एरिया है, दिस वन, राइट. और उस नेशनल पार्क के सराउंडिंग एक इको सेंसिटिव जोन होता है. वहां कोई फैक्ट्री, वहां कोई इंडस्ट्री अलाउड नहीं होती. हाँ, ट्राइब्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि वहां फायरवुड वगैरह आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, राइट. नाउ राइट डाउन, नेक्स्ट वन इज, ओके, राइट डाउन, नो सेटलमेंट इज अलाउड, नो सेटलमेंट इज अलाउड in the core area of the national park. National park, next point, is for the protection of both plant and animals. There are, next point, 106 national park in India. In the core area, monitoring is allowed. Full stop. Continue. Core area has legal status as a national park. In buffer area, education, research and tourist activities are allowed. In transition zone या transition area, tourism and research are allowed, are known as eco sensitive zone. अब ये eco sensitive zone एक नया वर्ड आया हमारे लिए, है ना. क्या है इको सेंसिटिव जोन, एक बार ये देखते हैं, उसके बाद वापस नेशनल पार्क पर आएंगे. ठीक है, एक वर्ड आ गया, इको सेंसिटिव जोन. दिस वन, इको सेंसिटिव जोन, फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इको सेंसिटिव जोन को जो अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्शन प्लान जो है इंडिया का चल रहा है, 2017 से 2031 तक इंडिया में चलेगा ये, उसके अकॉर्डिंग इको सेंसिटिव जोन को लेकर आए हम लोग. कुछ लीगली बाउंडेशन की हम लोगों ने, ये अलाउड किया कि भाई यहां ये एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं. आप कोई नेशनल पार्क देखिएगा, अपने बोरीवली नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, है ना. इस नेशनल पार्क का जो कोर एरिया है वो बहुत अंदर जा करके है. आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आप लोग यहाँ सफारी, है ना, लेकर आप लोग गए हैं अंदर, तो कुछ एरिया वो अनाउंस कर देते हैं इससे अंदर नहीं जाना, क्योंकि उनको पता है ये कोर एरिया है. वो अलाउड वैसे नहीं होता, वो अलाउड जो है लीगली अलाउड नहीं होता. आप चाहेंगे तो भी नहीं जाएंगे वो लोग. और कुछ एरिया है जो यहां से बिल्कुल एंटर करते ही स्टार्ट हो जाता है. दिस वन इज इको सेंसिटिव जोन. वहां कुछ अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी अलाउड होती है, या आप अपनी गाड़ी से यहां तक जा सकते हैं. सेम कंडीशन, एवरी नेशनल पार्क हैव इको सेंसिटिव जोन. एवरी नेशनल पार्क हैव सम लीगली बाउंडेशंस. अब वो डिफरेंट है. तो हमारे पास इको सेंसिटिव जोन, इसका तो हमारे पास क्लियर है, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, ये 3 एक्टिविटीज करता है. लेकिन इको सेंसिटिव जोन
वो कुछ एक्टिविटीज ऐसी अलाउड करता है जो रिसर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट है और टूरिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ सेटलमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां आसपास लोगों के घर मिलेंगे, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज। आई थिंक मैंने आप लोगों को कभी इन्फॉर्म किया होगा, जो ये इको सेंसिटिव जोन होते हैं, यहां लाइट नहीं होती। यहां जो गांव है, यहां जो पब्लिक रहने वाली है, उनको अपना वर्क इवनिंग सनसेट से पहले करना पड़ता है। लाइट नहीं अलाउड है यहां। और अगर आप लोग लाइट लेकर आए तो क्या होगा? तो ये जो जिसके लिए प्रोटेक्शन है उनको इंपैक्ट पहुंचेगा। तो उनकी स्पेशलाइजेशन है, या तो आप छोड़ के चले जाओ, गवर्नमेंट का कहना है या तो आप छोड़ के चले जाओ, लेकिन वो लोग सीरियसली वो लोग ऐसे होते हैं, वो नहीं तो वो वहां से छोड़कर जा सकते। ना स्कूल्स होते ज्यादा उस एरिया के अंदर, ना लाइट्स हैं, ना एजुकेशन है। एजुकेशन है तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करके, वो रिसर्च के लिए आ रहे हैं सिर्फ, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं एक नेशनल पार्क के अंदर गया था, तब ऐसे लोगों से मैं मिल करके आया। सीरियसली वो लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपकी गाड़ी जा रही गई है यहां तक, तो 4-5-6 बच्चे, छोटे बच्चे, वो हैंडपंप से पानी भर रहे थे वो लोग, तो गाड़ी को देख करके एक्साइटेड हो गए, किस रास्ते से गाड़ी आ रही है, इस तरह से एक्साइटेड हो गए वो बच्चे। तो उन बच्चों ने देखा हमें, ऐसे करने लगे वो, हेलो, हम भी ठीक है, हमारे साथ मेरी बेटी थी, मैडम और हम, हमें भी लगा कि बच्चे कुछ है ना, इनको ऐसा लगा कि इनसे बात करना चाहिए हमें। एक तो नॉर्मल होता है, एक उनके अंदर से उनकी आंखें ये बता रही थी कि उनसे बात करना चाहिए हमें। तो हमें थोड़ा सा वहां एक टेंपल था, वहां जाना था। वापस आए, वहां के टेंपल भी कुछ ऐसा था कि वहां ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट। क्यों नहीं करती? कोई पेंट वेंट करेंगे, पोल्यूशन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो पुराने टाइम से था एज इट इज वो टेंपल, कुछ जगह से टूटा हुआ, कुछ ऐसे बिल्कुल ऐसे कैसे। वापस आए तब वो बच्चे वहीं पर। तो अब हमें लगा कि कुछ इनसे बात करना चाहिए। तो हमारे पास बहुत कुछ खाने पीने को था, गाड़ी के अंदर बनानास थे, एप्पल, और जो है कुछ पीनट थे, कुछ अलग अलग इस टाइप की चीजें थी। तो हमें लगा कि इनसे बात करना चाहिए। तो बच्चे जैसे हम लोगों ने गाड़ी रोकी, वो देख के भाग गए, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा करते नहीं वो लोग। तो वहां के जो एक ओल्ड एज पर्सन, अप्रोक्स होगा उनका एज 70 के अराउंड, हम रुके, आराम से उतरे गाड़ी से, उनसे बात की, मैंने पूछा भाई ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ क्या है, लाइट का क्या इशू है, क्या लाइट नहीं आती यहाँ। तो उन्होंने अपनी बातें बिल्कुल क्लियर बताई, और कुछ बेनिफिशियल भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अगर वहां ये प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आफ्टर सम टाइम नेशनल पार्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उन बच्चों से भी मिले, उन बच्चों को वो बुला कर लेकर आए कि एक बार आइए, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। नहीं तो बच्चे भाग गए थे देख करके हमें। तो उन बच्चों से काफी हम लोगों ने जो भी हम लोगों के पास था वो उनके साथ बैठ करके खाया, बेटी भी उनके साथ। मतलब ये एक छोटा सा हमारे अंदर ऐसा फीलिंग आई कि भाई हमें करना चाहिए ऐसा। और इवन ये देखिए, वहां के जो आप जैसे बच्चे थे, वो भी वहां जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हाथ फैला के खड़े हो गए। अब बड़ा अजीब लगा। इसका मतलब एक रीजन है वहां पर, ठीक है, आप अपनी फैमिली के अंदर हैं, आप प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो आप कम से कम इतना एजुकेशन लें, ठीक है। यहां से आप आउट भी तो जा सकते हैं एजुकेशन लेने के लिए, अब तो आप बड़े हो चुके हैं ना। लेकिन वहां के लोग क्या करते हैं कि लोगों को पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। बड़े लोग नहीं पढ़े, उनको पता है क्राइटेरिया है, फाउंडेशंस है, तो छोटे भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके लिए अभी क्या है क्या नहीं है, है ना। और आपका भी मे भी कोई एरिया ऐसा हो आपके पास, आप जब एक ऑफिसर होंगे तो एक एरिया आपके पास भी ऐसा हो सकता है जो बाउंडेड एरिया होगा, प्रोटेक्टेड एरिया होगा,
और अगर प्रोटेक्टेड एरिया हुआ तो आप उसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहां के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आजकल तो आ गया ना जीरो इमिशन, ये आ गया, बसेज आ गई, तो ये बसेस तो चल सकती है ना वहां, और ये बसेस चल सकती हैं, वहां के स्टूडेंट्स को बाहर लेकर आ सकते हैं, उनको एजुकेशन दे करके वापस छोड़ के आ सकते हैं, ये चीजें तो की जा सकती हैं, है ना। कुछ रिलैक्सेशन देनी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। वो ये कह रहे कि सर हमें वो पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या क्या बोल रहे हो कि हमें काम जल्दी जल्दी करना है, फैमिली में जो किचन का काम हो जल्दी करना है। क्यों करना है? क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। वो लाइट भी ऑन नहीं कर सकते, लाइट मीन्स लैंप भी ऑन नहीं कर सकते, उनको भी डर रहता है कि कोई जानवर अटैक कर दे, उनको भी इस चीज का हो रहता है। तो काफी जो प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स ये नहीं होता कि सिर्फ वहां लोग डिस्टर्ब भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा होता है, वहां लोग डिस्टर्ब भी बहुत है। तो जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें कुछ परमिशंस होती हैं, बाकी परमिशंस नहीं होती, है ना। सो राइट डाउन इको सेंसिटिव जोन, ESZ। इको सेंसिटिव एरियाज एज पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031, are region located within 10 kilometer of protected areas such as national park and wildlife sanctuaries. Eco-sensitive zone are known as ecologically fragile zone, FRAGILE. Fragile zone. Fragile means weak zone. Next point, अब किसके अंडर काम करता है? ESZ are notified that या notified and regulated by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the Environment Protection Act 1986. अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है इसको क्रिएट करने का? हाँ, इसका पर्पस क्या होता है? तो क्रिएट करते हैं ESZ को। भाई देखिए, लुक हियर, अगर ह्यूमन यहां चला जाए तो क्या होगा? तो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होगा, इट्स हाई चांस। अब यहां क्या है? लेस चांस, और यहां क्या है? लेसर चांस। एक तो ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, राइट। सेकंड, अब एनिमल सपोज इट यहां है तो उनके फूड का पार्ट भी यही होगा। एनिमल्स को पता लग जाता है कि अगर वो जो कोर जोन है उससे बाहर गए तो उनको आइडिया हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो डाइवर्सिटीज है वो उनकी कमी हो जाती है, उनके फूड की कमी हो जाती है ना। तो एक 10 किलोमीटर का एरिया ऐसे फॉर्म किया गया नेशनल पार्क से कि ये एरिया ऐसा होगा जहां ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी, तो ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो एनिमल्स वहां नहीं होंगे। एनिमल्स नहीं होंगे तो जो कोर एनिमल्स हैं या जो मेन एनिमल्स हैं या जिनके लिए वो नेशनल पार्क फॉर्म किया गया है, वो एनिमल्स हमेशा किस में रहेंगे? कोर जोन में रहेंगे, और उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो ESZ में डाला जाता है। ठीक है, वो 10 किलोमीटर का एरिया होता है। सो राइट डाउन पर्पस, they also act as a transition zone from areas that require high protection to those that need lesser protection. ESZ will, next point, will minimize forest depletion and man-animal conflict. Next point, as a general principle, the width of eco-sensitive area could go up to 10 km around the protected area, full stop. However, if these sensitive and ecologically important corridors span beyond beyond 10 km, then the width of the eco-sensitive zone and type of regulation may vary from area to area. ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है कि अगर ये हो गया तो हो ही गया, ऐसा नहीं है। ठीक है सर।